हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का चौथा अध्याय औद्योगिकरण का युग का भाग 13 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे लघु उद्योगों की बहुतायत। इसका मतलब है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, जो लघु उद्योग थे, उनकी बहुत ज्यादा बहुलता थी। तो जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी उनका भी बहुत बड़ा योगदान था औद्योगिकरण में। हालांकि युद्ध के बाद, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैक्ट्री उद्योग में लगातार इजाफा हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था में विशाल उद्योगों का हिस्सा बहुत छोटा था। उसमें से ज्यादातर 1900, अगर हम 1911 की बात करें, 1911 में देखें तो 67% जो है बंगाल और बंबई में स्थित थे। बाकी पूरे देश में छोटे स्तर के उत्पादन का ही दबदबा रहा था। यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय और उसके बाद ये जरूर है कि फैक्ट्रियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी, लेकिन उसमें अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो जो बहुत बड़ी स्केल की जो इंडस्ट्री थी उनका प्रतिशत बहुत कम था, क्योंकि उसमें से जो ज्यादातर कंपनियां थी वो बंगाल और बंबई में ही स्थित थी। लेकिन अन्य प्रांत में, देश के अन्य जो छोटे छोटे स्तर पर जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था। तो बाकी अन्य जो क्षेत्र था वहां पर यही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी, इनका डोमिनेशन था। ये बहुत ज्यादा जो है वो डोमिनेट करती थी। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता था, और यह संख्या 1911 में 5% और 1931 में 10% थी। तो आप देखो कि जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां होती थी उसमें काम करने वाले जो लेबर थे उनका परसेंट बहुत कम था। 1911 में केवल 5% जो लेबर थे वो ऐसी पंजीकृत फैक्ट्री में काम करते थे, जो कि 1931 में आते आते उनका प्रतिशत मात्र 10% ही बढ़ा था। तो 10% ही था। बाकी मजदूर जो थे वो गली मोहल्लों में स्थित छोटे छोटे वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में काम करते थे। इसके अलावा जो मतलब ऐसे जो रजिस्टर्ड फैक्ट्री होते थे उसमें काम करने वालों का प्रतिशत 1931 तक केवल 10% ही था। लेकिन जो बाकी जो श्रम थे वो कहाँ से हमें मिलते थे, तो वो जो है छोटी छोटी वर्कशॉप में या हाउस होल्ड जो इकाइयां होती थी, यूनिट्स थी, उसमें काम करते थे, जो कि गली मोहल्ले में ही स्थित होती थी। और इसीलिए लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता भी नहीं चलता था। कुछ मामलों में तो 20वीं सदी के दौरान हाथ से होने वाले उत्पादन में दरअसल इजाफा हुआ, और यह बात हथकरघा क्षेत्र के बारे में भी सही है। तो अगर हम 20वीं सेंचुरी की बात करें तो हम ये देखेंगे कि जैसे पहले जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होने लगा था, उनकी स्थापना होने लगी थी, तो किस तरीके से जो बुनकर थे, जो हथकरघा उद्योग को चलाने वाले जो लोग थे, उनके व्यवसाय को बहुत ज्यादा हानि हुई थी। लेकिन 20वीं सेंचुरी तक आते आते उनका प्रोडक्शन बहुत बढ़ने लगा था और हथकरघा क्षेत्र में जो है ज्यादा से ज्यादा इनका इजाफा हो गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे हाथ से बुना हुआ कपड़ा है, जो कि कितना सुंदर और फाइन क्वालिटी का दिख रहा है। हाथ से बुने कपड़े के महीन डिजाइन को मिलों में नकल नहीं की जा सकती थी, तो उनकी अपनी एक स्ट्रेंथ थी, अपनी एक क्वालिटी थी, जिसको कि मिल में जो है वैसा नहीं बन सकता था। सस्ते मशीन निर्मित धागे से 19वीं सदी में कताई उद्योग को तो खत्म कर दिया, लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद बुनकर अपना व्यवसाय किसी तरह चलाते रहे। जब मशीन आई तो उन्होंने क्या किया था, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको बहुत ज्यादा उसमें उनको हानि हुई थी। लेकिन इन सभी समस्याओं के बावजूद भी जो है बहुत सारे ऐसे बुनकर थे जिन्होंने अपना व्यवसाय को नहीं छोड़ा और अपने व्यवसाय को किसी तरह चलाते रहे। जब 20वीं सदी में आए तो 20वीं सदी में हथकरघों पर बने कपड़ों के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ, और 1900 से लेके 1940 के बीच यह 3 गुना हो चुका था। तो 1940 आते आते अगर हम देखें तो इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो गया था। ऐसा कैसे हुआ? इसके पीछे आंशिक रूप से बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी चेंजेस थे, जो तकनीकी बदलाव थे, उनका हाथ था। अगर लागत में बहुत ज्यादा इजाफा ना हो और उत्पादन बढ़ सकता हो तो हाथ से काम करने वालों को नई तकनीक अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। तो जो भारतीय बुनकर थे उन्हें नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में कोई परेशानी नहीं थी, अगर इससे ज्यादा लागत नहीं बढ़े और इससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके तो। इसीलिए 20वीं सदी के दूसरे शतक तक आते आते हम देखते हैं
कि बुनकरों के पास जो होता है, बुनकरों को देखते हैं जो फ्लाई शटल वाले करघों का इस्तेमाल करते थे। तो अब एक फ्लाई शटल एक डिवाइस था जो कि मुख्य रूप से लूम जिसको कि बुनकरों ने यूज किया था अपने लूम्स के लिए, अपने करघों के लिए, और इससे बहुत जल्दी और बहुत अच्छा तैयार हो जाता था उत्पादन। तो इससे कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज हुआ और श्रम की मांग में कमी आ गई। 1941 तक भारत में 35% से ज्यादा हथकरघों में फ्लाई शटल लगे होते थे। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्र में तो ऐसे हथकरघे 70 से 80% तक थे। तो इन क्षेत्रों में जो फ्लाई शटल वाले जो हथकरघे होते थे वो यूज किए जाते थे, और 70 से 80% तक जो है वो इन क्षेत्रों में यह काम करते थे। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे सुधार किए गए जिनसे बुनकरों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने और मिलों से मुकाबला करने में मदद मिली। तो इसके अलावा भी जो है कुछ सुधार किए गए थे जिससे कि बुनकरों को और अपना अच्छा प्रोडक्शन को बढ़ाने में उनको सहायता मिली, और जो मिल के बने हुए जो वस्तु थी उनसे मुकाबला करने में भी उन्हें हेल्प मिला। मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकर औरों से बेहतर स्थिति में थे। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के बुनते थे। तो बुनकरों में भी देखिए डिवाइड है, वो भी अलग अलग उनमें श्रेणी थी। तो कुछ बुनकर जो होते थे उनका क्लास अलग था, कुछ बुनकर का क्लास अलग था। किसी की स्थिति थोड़ी कम अच्छी थी, किसी की स्थिति ज्यादा बेहतर थी। और इन बुनकरों में से कुछ बुनकर जो होते थे वो मोटा कपड़ा बनाते थे, लेकिन कुछ बुनकरों का ऐसे भी बुनकर थे जो महीन किस्म के बहुत अच्छे कपड़े जो है वो बुनते थे। मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे और इसकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आते थे, क्योंकि जो मोटे कपड़े होते थे वो थोड़े सस्ते होते थे, तो उसे गरीब जो है वो मतलब वही खरीदते थे। और उनमें अमीरों में जो होता है उनकी मांग ज्यादा नहीं थी और उनकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आता था। फसल खराब और अकाल के समय जब ग्रामीण गरीबों के पास खाने को कुछ नहीं होता था और नगद और आय के साधन खत्म हो जाते थे तो वे कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। तो जब हम देखते हैं कि जब फसल नष्ट हो जाती थी या अकाल पड़ गया था, सूखा आ जाता था, तो ऐसे में जब जो ग्रामीण लोग थे उनके पास खाने के लिए ही कुछ नहीं होगा तो फिर वो कहाँ से कपड़ा खरीदेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या था कि वो कपड़ा नहीं खरीदते थे। तो जो मोटे जो बुनकर थे उनको इससे बहुत ज्यादा लॉस होता था। वहीं दूसरी तरफ बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाते पीते तबके में ज्यादा थी। जो महीन किस्म के जो कपड़ा होता था उनकी मांग किसी अमीरों में ज्यादा थी, और उसमें उतार चढ़ाव जो है इतने ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलते जितना कि जो मोटे किस्म के कपड़े बनाते थे उनमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब गरीब भूखे मर रहे होते थे तब भी अमीर ये कपड़ा खरीद सकते थे। जो अमीर थे उनके पास इतना ज्यादा पैसा था कि जब सूखे के कारण, अकाल के कारण गरीबों की हालत खराब हो गई थी, उनको भूखे मरने की स्थिति हो गई थी, तब भी यह अमीर जो है कपड़ा खरीदने में सक्षम थे। अकालों से बनारसी या बालूचरी साड़ियों की बिक्री पर कोई असर नहीं पड़ा था। तो जो विशेष प्रकार के जो अमीर लोग थे जो कि बनारस की बनारसी साड़ी या फिर बालूचरी साड़ी जो अपने नाम से ही बहुत ज्यादा फेमस थी, तो उनको लेने पर जो था उनकी सेल पर कोई असर नहीं पड़ता था, क्योंकि वो आराम से जो है अफोर्ड कर सकते थे और वो खरीदते भी थे। वैसे भी मिल विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकती थी। अब एक अलग तरीके से जो हाथ में बनी हुई जो चीजें हैं उसकी हर चीज की नकल जो है वो ऐसा नहीं कि कारखाने की जो है मशीन के द्वारा किया जा सके। बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियां या मद्रास की प्रसिद्ध लुंगी की जगह ले पाना मिलों के लिए आसान नहीं था। तो ऐसे कुछ फेमस जो चीजें थी, जैसे वो चाहे वो बनारसी साड़ियां हो, बालूचरी साड़ियां हो, बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियां या फिर मद्रास की प्रसिद्ध जो लुंगी थी, तो इनमें कुछ इस तरीके का काम होता था कि मिल जो है वो मिलों के लिए आसान नहीं था कि वो इन चीजों की जो है वो जगह ले सके। ऐसा भी नहीं है कि 20वीं सदी में भी उत्पादन बढ़ाते जा रहे बुनकर व अन्य दस्तकारों को हमेशा फायदा ही हो रहा था। उनकी जिंदगी बहुत कठोर थी और उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। तो ऐसा नहीं था कि उनकी स्थिति, उनका अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, नहीं, उनको उनकी जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा कठोर थी, उन्हें बहुत ज्यादा श्रम करना पड़ता था, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी।
अक्सर पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े, औरतें जो हैं वो उत्पादन के किसी न किसी काम में हाथ बढ़ाते थे। लेकिन ये फैक्ट्रियों के युग में अतीत के अवशेष भर नहीं थे। उनका जीवन और श्रम औद्योगिकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग था। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बुनकर थे वो उन्हें जो है हम केवल अतीत के अवशेष भर के रूप में नहीं देख सकते हैं। औद्योगिकरण के समय भी जो है वो औद्योगिकरण की प्रक्रिया का भी अंग थे और उस समय भी अपनी महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभा रहे थे। आप ये देख सकते हैं, ये एक मैप के द्वारा जो है भारत में बड़े पैमाने के उद्योग वाले इलाके को दर्शाया गया है। तो आपको जो बड़े बड़े स्पॉट दिख रहे हैं, जो गोले दिख रहे हैं, वो विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों के आकार को इंगित करते हैं। और ये जो बड़े बड़े आप देख सकते हैं कि बॉम्बे और स्पेशली बंगाल को दिखाया गया है कि वहां पे जो है कितने बड़े बड़े उद्योग स्थापित थे। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो सबसे पहले बच्चों आज हमने ये देखा कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती थी, उनकी बहुत ज़्यादा बहुलता थी और ये छोटी छोटी फैक्ट्रियां भी जो है वो अपने अपने स्तर पर औद्योगिकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही थी।